बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। जिस जहाज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के फैसला कुन 48 घंटों का वक्त शुरू हो चुका है और अब आर या पार है और इमरान खान अपने नज़रिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो यही बात कर रहे हैं कि जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं अपने नज़रिए से इक़्तिदार की खातिर पीछे नहीं हटूंगा। अब आर या पार का वक्त आन पहुंचा है। अगर मगर का खेल इस वक्त शुरू हो चुका है और क्योंकि अनसर्टेनिटी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात ये करनी है कि जनाब किसी भी वक्त मार्शल लॉ या इमरजेंसी का निफाज हो सकता है। ये खबरें पिछले 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनी हुई है। हर सहाफ़ी, हर दानिश्वर और हर सियासतदान इस पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनाब फैसला कुन खबर आ गई। 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आखिर ये मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या होने जा रहा है, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने हक़ाइक़ और बमा सबूत रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक नई जंग लग चुकी है और जलती पर तेल डाला गया है और ये जानबूझकर ताकतवरों की जानिब से एक नई जंग का आगाज़ किया गया। आज कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? जहां पर बर्फ़ पिघलने की बात हो रही थी, जहां पर मुलाकातों की बात हो रही थी, तो वहीं पर जनाब आज एक नई जंग का आगाज़ हुआ है। उस हवाले से भी आपको मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज़ की वज़ारत आला के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है कि उनकी वज़ारत आला बढ़ गई है। ये क्या मामला और माजरा बना है कि पार्टी में इस बगावत का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल भी एक खबर सामने आई कि जब पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL का मैच शुरू हुआ और कल इफ्तिताही मैच था और उस मैच के दौरान 13,000 मेरा यार कैदी नंबर 804 के नारे शायकीन की जानिब से लगाए गए और वहां से उन शायकीनों को जो वहां पर नारे लगा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि आप अंदाजा ये लगाएं, इनकी खौफ का आलम यह है कि मैचेस के दौरान आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में नारेबाजी नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानिब आज लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान में जो इफ्तिताही मैच हुआ था, पंजाब पुलिस ने हफ्ते के रोज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी को जो स्टेडियम जो है उससे बेदखल कर दिया। तो जनाब ये सूरत हाल है कि जब कुछ हामियों ने तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी शुरू कर दी तो वहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम के अंदर ही पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया और पंजाब पुलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी जमात के हक में नारे लगाने पर एक शहरी को स्टेडियम से भी बाहर निकाल दिया है। तो ये सूरत हाल है, यहाँ तक इनके खौफ का आलम बन चुका है। ये बार बार खबरें चल रही थी, बार बार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज और दीगर सियासी जमातें ये एक बयानिया बना रही थी कि इमरान खान साहब ने वहदतुल मुस्लिमीन की जमात जो कि शिया इत्तेहाद है और उसका मकसद ये है कि तमाम मुसलमानों को जो है वो इकट्ठा करना है, यूनाइट रखना है। तो यहाँ पर बात हुई कि इमरान खान साहब जो हैं वो शिया सुन्नी की लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। शिया सुन्नी की बहस वहाँ पर चलना शुरू हो गई। बहुत अच्छे दोस्त हैं नामा नासिर अब्बास जाफरी साहब खान साहब के, मैं बेशतर बार मेरी उनसे मुलाकातें रही हैं, मैं बजाते खुद उनको जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लंबी लंबी हमारी मुलाकातें रहीं, घंटों पर हमारी नशिस्तें चलती रहीं। तो ये जितना इल्म इनके पास है, जितने जो है अहले इल्म ये लोग हैं, मैंने इनसे ज़्यादा कभी किसी इल्म रखने वाले शख्स को नहीं पाया। इंतहाई नफीस इंसान है लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब। तो फिर उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया है। बाकायदा तौर पर अब उसका फैसला हो गया है और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने लोगों को शामिल करवा देगी और बाज़ अरकान के मजलिस बातुल मुस्लिमीन में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर जो है गौर किया गया है। अब ये इत्तेहाद जो है वफाक और पंजाब की सतह पर होगा और जबकि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके दरमियान इत्तेहाद होने जा रहा है। कल खटक साहब ने इस्तीफा दे दिया है बतौर मेंबरशिप भी, बतौर चेयरमैन भी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही किसी को वहां पर जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाया जाएगा और यहाँ पर उनका इत्तेहाद हो जाएगा। तो एक अच्छी मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खेली गई है। और फिर दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक साहब,
उन्होंने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इजलास जल्द बुलाने का मुतालबा किया करता हूँ। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातों का इम्तिहान है, दुआ करता हूँ सब सुरखरू हों। हमारी जमात नून लीग को मरकज में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि सूरत हाल अभी किस जानिब जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब जो हुकूमत लेने से पीछे क्यों हट रही है, आखिर ऐसी वजह क्या बन गई है। ताहम फैसले जल्द लेने चाहिए, ऐसी शायद ना रखी जाए जो नून लीग पूरी ना कर सके, क्योंकि बुरहान बढ़ता जा रहा है और इसलिए कौमी और सूबाई असम्बली को इजलास जल्द बुलाए जाएं। 2018 की इलेक्शन में धांधली हुई थी या नहीं, यह सिर्फ मियां साहब का जो है सासा छीनने की तैयारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत है। हम मानते हैं हमें एक दूसरे को तस्लीम करना होगा। कौमी असम्बली में ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। और जनाब आपके जो लीडर साहब हैं उसने तो उठकर रात को विक्ट्री स्पीच कर दी थी, 50 सीटों वाला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहा था। उस वक्त आपको ये इज्जत याद नहीं आई थी? आप कह रहे थे कि हम वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं, हम 2 ताही ले लेंगे, हम फलाना कर लेंगे। ये नवाज शरीफ साहब को किसने मशवरा दे दिया था कि आप रात को उठकर विक्ट्री स्पीच कर दें, जो आपके गले पड़ गई है। और वफाक में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। तो इन लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें ऐसी चपेट मारी है कि हमें समझ नहीं आ रही कि चपेट खब्बी पई है या सज्जे पासों पई है। तो जनाब दूसरी जानिब आज जो नामजद वज़ीर आला हैं KPK के अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर अपनी पहली मूव जो है वो चल दी है। उन्होंने कहा कि 9 मई हमने नहीं करवाया था, वक्त आएगा तो साबित करेंगे कि किसने करवाया। पेशावर में सहाफियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि सूबे के हकूक के लिए जरूर बात करें, सबको मेरा साथ देना होगा। हम खिरात नहीं मांग रहे लेकिन हकूक जरूर लेंगे। खामोश रहने की वजह से सूबे का ये हाल हुआ है। तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड करूंगा। अगर मेरी गिरफ्तारी से पाकिस्तान को फायदा होता है तो मैं तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने मजीद कहा कि 9 मई हमने नहीं करवाया, इस पर जो है वो कार्रवाई की जाए, इस पर इंक्वायरी करवाई जाए। और उस रोज कुछ पाकिस्तान थे सब सपोर्टर्स गए तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया? राणा सनाउल्लाह के घर तो नहीं जाने दिया था। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। मेरे खिलाफ लाहौर मियां वारिस में 9 इस्लाम में FIR दर्ज हैं। वज़ारत आला के नामजद उम्मीदवार ने कहा कि हमने इन बातों को छोड़कर अब आगे बढ़ना है, इदारों की इस्लाह करनी है, ऐसी कानून लाने हैं कि कोई गैर कानूनी काम ना कर सके। और PM पोर्टल सेल की तरह सूबाई कैंपेन सेल बना रहे हैं। हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि फौज और पुलिस समेत तमाम इदारे हमारे हैं। सूबे की सतह पर हमारी लीगल टीम बनी हुई है। अदालत में दरख्वास्त दे रहे हैं कि हम अपनी पार्टी ही चले जाएं। तहाँ मुख्तलिफ जमातों से सियासी इलाक़ की बातचीत चल रही है। काबीना की तश्कील पर भी काम जारी है और काबीना के हवाले से हतमी फैसला इमरान खान साहब ही खुद करेंगे। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके ऊपर अपनी राय यहाँ पर दे दी है। तो खैर सबके अंदर मरियम नवाज की वज़ारत आला जो है वो सब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब उनकी वज़ारत आला खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त मरियम नवाज जो हैं वो पहली बार असम्बली में जा रही हैं। जाते ही उनको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जाए, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। हमदा शहबाज और मरियम के दरमियान इस वक्त लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और कुछ ये भी बयानियाँ है और कुछ ये भी परसेप्शन है कि लियाकत अली चट्टा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उनकी स्टेटमेंट थी, उसके पीछे हमदा शहबाज खुद भी हैं कि मरियम नवाज जो है उनको ये वज़ारत आला से हटवाया जाए और इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन मरियम नवाज नहीं चाहती कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। अब पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। ज़राए ने हमें कन्फर्म कर दिया है, जो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं मुसद्दक़ा तरीन, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मुसद्दक़ा तरीन आपको मैं खबर पहुंचा रहा हूं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नई तजवीज़ जो है वो सामने आई है। वो तजवीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला पंजाब और मरियम नवाज को कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला पंजाब लगाकर सूबे में जो उनकी गैर मकबूलियत है, यहाँ तक कि लाहौर गवाल मंडी में इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको वोट नहीं पड़े और सूबे में जो इनका हाल हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब आते ही कोई काम करें, एक्सपीरियंस हैं, पंजाब में बेहतर काम कर चुके हैं, तो लिहाजा आते ही अपने प्रोजेक्ट शुरू करें, लैपटॉप दें, ये करें वो करें, स्कूलों के लिए जो है वो अपने इक़दाम करें ताकि उनकी साख जो है वो बहाल हो सके, पार्टी का नाम बनाया जा सके और पार्टी अपना वोट बैंक इकट्ठा कर सके। अगर मरियम नवाज को पहली बार वज़ीर आला पंजाब लगाया जाता है इन हालात के अंदर, जब पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ पर चितर पड़ते नजर आ रहे हैं, तो पार्टी ने ये कहा कि मरियम नवाज जो है वो अहलियत नहीं रखती कि उनको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जाए। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का उनको वज़ीर आला आप नहीं लगा सकते। वफाकी हुकूमत लेनी है या नहीं, नून लीग ने फैसला कर लिया है। अब ये फैसला क्या हुआ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जियो न्यूज़ ने ये खबर रख दी है। ये मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी के दौरान हुकूमत साजी के मामले पर एक मसवत पेशरफ्त हुई है और पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। पहले पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि हमें सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, हमें फलाना ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा दे दें और हम पीछे बैठ जाएंगे और आप वजारतें इंजॉय करें, आप जो मर्जी करें।
لیکن پاکستان مسلم جماعت یہ سب کچھ کرنے کو تیار نہیں تھی کہ جو گند کا ٹوکرا ہم اپنے سر لے رہے ہیں آپ بھی لیں. تو آج ذرائع کے مطابق جو فیصلہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں حکومت سازی کے معاملات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں, اور صدر مملکت اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پیپلز پارٹی کو ملیں گے, جبکہ چیئرمین سینٹ اور 4 گورنرز کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. اور ذرائع کے مطابق بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنائیں گے, اور جس میں وزراء پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کابینہ کا حصہ بنے گی. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں 2 یا 3 وزارتیں ملنے کا امکان ہے, اور جبکہ وفاق میں بھی ان کو وزارتیں دی جائیں گی. یہ فیصلہ جو ہے وہ اس وقت اہم ترین اجلاس کے اندر سامنے آ چکا ہے. لیکن خیر جناب, اب جو صورتحال ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے. اب یہ برف جب پگھلنا شروع ہوئی تھی, کل رات کچھ ملاقات کی خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے 4 لوگ مبینہ طور پر گئے ہیں, اور کچھ پیشکش خان صاحب کو رکھی گئی, اور وہ پیشکش خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا ان پیشکشوں میں کیا ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کی آپ نہ لگائیں. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مسل پارس ہیں, اور بندے اکٹھے کرنا ہو, جلسے کرنا ہو, پروٹوکول سے وہ علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف میں اور خان صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے, اور یہ خان صاحب کے بڑے باوفا ساتھی ہیں, اور مشکل وقت میں یہ شخص جو ہے وہ ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. اب علی امین گنڈا پور کو وہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ مزاحمتی بیانیہ سے خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو کل رات بھی کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ واپس لے لیں, لیکن خان صاحب نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ جناب نہیں, ایسا نہیں ہوگا, وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن کے رہیں گے. اب یہ نئی جنگ کیسی ہوئی ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے علی امین گنڈا پور کے این 144 جہاں سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں, اور پی کے 13 یعنی کہ پی کے 13 سے علی امین گنڈا پور جہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں, ان کی کامیابی کے نوٹیفکیشن روک لیے ہیں تاکہ وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر نہ جا سکیں. لیکن یہ چیلنج ہو جائے گا اور پھر عدالتوں کے اندر معاملہ جائے گا اور وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا. لیکن یہ پوری تیاری ہو رہی ہے, مشینری استعمال ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں علی امین گنڈا پور کا راستہ روکا جائے, اور ہر صورت آخری حد تک ان کا راستہ روکا جائے گا. آج الیکشن کمیشن نے یہ گھٹیا پن جو ہے وہ دکھا دیا ہے کہ وہ الیکشن میں کس حد تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں, اور ان کو روکنے کی ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے. تو ایک نئی جنگ لگی ہے, عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے یہاں پر آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. اب خیر مارشل لا یا پھر ایمرجنسی 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جاری ہو چکا ہے. اگلے 24 گھنٹوں کا کھیل بڑا دلچسپ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان بند ہے, تمام بارڈر ایریاز جہاں پہ پنجاب لگتا ہے, جہاں پہ بلوچستان کے ساتھ سندھ کا علاقہ ہو یا کے پی کے ہو, تمام بارڈر ایریاز کے اوپر جو ہے وہ ان کو بلاک کر دیا گیا ہے. بلوچستان کی عوام سڑکوں کے اوپر ہے, دھاندلی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. سندھ سے جی ڈی اے نے جو طبل جنگ بجایا ہوا ہے, اس نے بھی اس وقت پاکستان کے ریاستی نظام کو درہم بھرم کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا, الیکٹرونک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, ہر طرح کے صحافیوں کو, ہر طرح کے اداروں کو وہ دھاندلی کے خلاف ثبوت دے رہے ہیں. فارم 45 جو ہیں اب وہ جناب دکھائی دے رہے ہیں, اور کوئی بھی اس وقت حکومت لینے کو تیار نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. سب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب تسی حکومت بنا لو, تسی حکومت بنا لو. اب ملک پہ انسرٹینٹی ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, کیونکہ اگر نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آتی, اور کل جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات کو کلعدم قرار دیے جانے کی اہم ترین سماعت ہے. 3 رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا. چیف جسٹس قاضی فائز سیسا صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں کل 8 فروری کے انتخابات کو کلعدم قرار دیے جانے کی سماعت ہوگی, اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر رہنما اور جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کا بیان وہاں پر چلایا جائے گا. ان کے پاس ثبوت موجود ہے. اگر وہ خود وہاں پر پہنچ گئے اور پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 وہاں جا کر دکھا دیے اور جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, تو چیف جسٹس پاکستان وہ کیس سنیں گے. تو پھر اگر یہ معاملہ خطرناک حد تک چلا گیا اور یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کو کلعدم قرار دیے جانے کی بات ہو گئی, کیونکہ میری بہت سارے نگران لوگوں کے ساتھ بات ہوئی, وزیروں سے بات ہوئی, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب اسی 2-2.5 سال واسطے اسی اور چلنا ہے. یعنی کہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا کہ ہم نے 2-2.5 سالوں کے لیے مزید چلنا ہے, اور ابھی تقریباً 2 ہفتے گزرنے کو ہیں اور 8-10 دن ہو گئے ہیں, اور ابھی تک وزیر اعظم بننے کا فیصلہ نہیں ہوا. حکومتیں کوئی لے نہیں رہا. ایمرجنسی یا پھر مارشل لا لگ سکتا ہے. مارشل لا کا یہاں پر امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاں ایمرجنسی لگ سکتی ہے, اور سافٹ آپ ایمرجنسی اس کو کہہ لیں, قانونی دائرے کے اندر رہ کر ایمرجنسی کہہ لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ نگران کو چلایا جائے اور ایمرجنسی لگا کر ملک میں 8 فروری کے انتخابات کو کلعدم قرار دے دیا جائے. 24 گھنٹوں کا وقت انتہائی عام ہے. کل سب کی نظریں چیف جسٹس پاکستان کی جانب ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب ہے. تو لیٹس سی کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.